हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग लेके आए हैं डेली डोज इंडियन इकॉनमी और इसका पार्ट 4। अभी तक हमने इसका डेली डोज में इकॉनमी में हमने 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। उसमें आपने देखा था कैसे हमने क्वेश्चंस लिया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिया। डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ उससे इंफॉर्मेशन बेस बढ़ा होगा, तो हम लोग इसी सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चंस बिल्कुल उसी लेवल के रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी जो है थोड़ा डिटेल रहेगा, इसलिए क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन बेस को जो है वो बढ़ाना है। ओके, तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस जो है उसको आप अच्छे से थोड़ा वेट करिए, वीडियो को पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। जस्ट एग्जाम्पल और मतलब जो एक्सप्लेनेशन है और आंसर देखने से नहीं होगा, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द करेंट ईयर्स फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट मॉनेटरी डेफिसिट, ऑप्शन 2 है आपका प्राइमरी डेफिसिट, ऑप्शन 3 है आपका फिजिकल डेफिसिट और ऑप्शन 4 है रेवेन्यू डेफिसिट। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन क्यों, ये सब जितने भी हमारे डेफिसिट्स हैं, ये मॉनेटरी डेफिसिट तो बिल्कुल एक गलत था। ये कोई भी ऐसा टर्म नहीं होता है मॉनेटरी डेफिसिट, ये एक हाइपोथेटिकल टर्म को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। बाकी ये जो डेफिसिट्स हैं, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो है आपके आप इसको जो है इकॉनमी में पढ़ते हैं अंडर बजट। इंडियन बजट जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसके विदिन जो होता है ये मतलब जो डेफिसिट्स होता है हमारा, उसको हम लोग दर्शाते हैं इन 3 पैरामीटर्स में, जो कि पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और फिर वो प्राइमरी डेफिसिट। अब क्या है कि थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये डेफिसिट्स को डिफाइन किया गया है। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को और इस एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ जो है बजट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट का जो बजट होता है ना, उसका 2 पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। तो सबसे पहले आपने जाना कि बजट का 2 पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। ठीक है, रेवेन्यू पार्ट जनरली वैसा पार्ट को हम लोग कहते हैं, जैसे आप समझिए कि जैसे आप एक अपना हाउस होल्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपके घर में आपका डेली का कुछ खर्च होगा, जैसे आप रेंट देते होंगे, फिर आपका बिजली बिल आता होगा और राशन आता होगा। तो ये सब जो है ये आपका क्या है कि आपका डेली का खर्च है। तो ये पार्ट अगर आप समझ लीजिए गवर्नमेंट का, वो है ये पार्ट रेवेन्यू। ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो डेली का खर्च या जो भी इनकम भी होता है, जो इनकम भी हो रहा है जो डेली बेसिस पर, या उससे कुछ उसका हो रहा है ना कि उसके एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम खर्च कर रहे हैं, अगर हम अपने पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर रहे हैं, तो वो सब हम जो सर्विसेज ले रहे हैं उसके लिए हम जो पे कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर मेरा कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पर होता है। रेवेन्यू पार्ट वैसा हुआ जिससे कोई एसेट, गवर्नमेंट का कोई एसेट या लाइबिलिटी में जो है कोई चेंज नहीं आ रहा है। और वही जस्ट ऑपोजिट होता है कैपिटल में, जो भी इवन जो इनकम हो रही है और जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो हो रहा है ऑन दी एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब उससे फाइनली एसेट क्रिएट हो रहा है या लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं रेवेन्यू बजट में। देखिए अब क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है, जो पैसा आ रहा है और जो खर्च हो रहा है। ठीक है, तो जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग क्या चीज़ में लेते हैं, रिसिट्स में। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या हुआ कि जहाँ पर आप कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से आपके पास पैसा आएगा। तो देखिए सबसे पहला होता है उसमें रेवेन्यू में पहला होता है टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है आपसे, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आप जानते हैं, क्योंकि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, आपका इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, और भी बहुत सारा टैक्सेस होता है। जो भी टैक्स से रेवेन्यू आता है उसको इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि पिछले साल जो है इंडिया का जो है टैक्स रेवेन्यू कितना था। ठीक है, पिछले बजट मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो है इंडिया का टैक्स कलेक्शन कितना था, इसका भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एटलीस्ट फिगर आपको पता होना चाहिए, जैसे 10-11 लाख करोड़ के आसपास था, तो आपको इतना अंदाज होना चाहिए कि कितना रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करने के अलावा भी बहुत जगह से पैसा कमाती है। जैसे होता है बताइए फाइन्स, आप देखते हैं गवर्नमेंट आप पर फाइन इम्पोज करती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट जब लोन देती है, ठीक है, कब गवर्नमेंट जब लोन देती है, इवन स्टेट्स को देती है या फॉर एग्जांपल किसी बाहर के लोग को भी देती है अगर लोन, तो वहाँ पर से जो इंटरेस्ट कलेक्शन होता है,
ठीक है, जो लोन पर अगर आप क्योंकि लोन दे रही है तो इंटरेस्ट जो आ रहा है वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं फाइन, इंटरेस्ट और भी बहुत सारा जो भी गवर्नमेंट का जो अगर कोई सर्विस देती है तो उसके लिए फ़ी चार्ज करती है, तो वो भी हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये भी जो है एक पार्ट है आपका रेवेन्यू रिसीट्स का। अब हमारा देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है। अब हमने कहा क्या है, जैसे हाउस होल्ड में आपका डेली का खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट का डेली का खर्चा क्या क्या होता है बताइए। अपने एम्प्लॉयज़ को जो वो देती है सैलरीज़, अलाउंसेस जो देती है, और भी जो डेली का खर्च जो आता है उसका मतलब जो गवर्नमेंट रनिंग में जो यूज़ होता है उसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कैपिटल बजट में। ये भी बहुत आपको अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी से इस बजट को समझना है तो बिल्कुल भी आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल बजट में है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स आपका क्या होता है, देखिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो कुछ बोरोइंग करती है ना अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए। तो जो भी बोरोइंग करती है, चाहे वो मार्केट से करे, वो ट्रेजरी बिल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो बोरोइंग यहाँ इंक्लूड होता है। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स में एक पार्ट हो गया ये बोरोइंग, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रही है। उसके बाद आप सुने होंगे कि गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट करती है पीएसयूज़ में। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपना कुछ शेयर जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइज़ को बेच देती है। ठीक है, तो जब प्राइवेट एंटरप्राइज़ को बेचती है तो आपने पढ़ा होगा भारत 22 ETF फंड, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो भी इसका जो है पार्ट ऑफ क्या है, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, और उसके बाद भी और भी बहुत सारा जहाँ पर से मतलब जो उसका बेच कर या कुछ करके जो पैसा आता है वो सब हम लोग इसमें कैपिटल रिसीट्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका, जो भी गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जांपल जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च करती है, क्योंकि ये जो इससे गवर्नमेंट इससे कंट्री का एसेट डेवलप होता है और इससे जो है ज़्यादा इकॉनमी बूस्ट होता है, तो ये सब जो गवर्नमेंट का खर्च है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और भी इसमें क्या क्या आता है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट भी लोन देती है स्टेट्स को बड़ा। अब देखिए गवर्नमेंट जब लोन देती है स्टेट को तो वो बड़ा पैसा होता है। ठीक है, वो देती है स्टेट्स को कि वो अपना कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे, तो ये जो होता है ये इसको काउंट किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, अब देखिए जब यही लोन जब वापस आता है, जब यही लोन वापस आता है तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो लोन रिपेड जो है वो आपका इस पार्ट में आ जाता है कैपिटल रिसीट्स में। ठीक है, तो एक रफ आपने देखा कि यहाँ पर जो है ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। अब क्या बात आती है रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट का कंसेप्ट क्या है, तो हम लोग बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसीट्स है आपका और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसका जो डिफरेंस होगा इसको, यानी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अगर इसको आर लिखते हैं, इसको RE लिखते हैं, इसको CR लिखते हैं, इसको CE लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब समझेंगे। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ, RD इज इक्वल टू हो गया RE माइनस RR। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है क्योंकि डेफिसिट हम लोग ले रहे हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव का बात है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग ले रहे हैं तो RE माइनस RR। ठीक है, दूसरा क्या हुआ बताइए, हमारा होता है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है बताइए। देखिए हम यहाँ पर क्या क्या लिख रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट में हम लोग लिख रहे हैं RR, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर लिख देते हैं RE प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो तरह का एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, माइनस क्या करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन इसमें क्या कर देंगे माइनस बोरोइंग। ठीक है, ये वाला जो बोरोइंग वाला पार्ट है ना, इसको सिर्फ अगर आप निकाल दीजिए कैपिटल रिसिप्ट से, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको कहेंगे फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि अगर आप इसी फिजिकल डेफिसिट से, ठीक है, इसी फिजिकल डेफिसिट से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट जो कि हम लोग यहाँ पर देखें, आप जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था यहाँ पर, तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है ना, यहाँ पे एक और चीज़ होता है, यहाँ पर छूट गया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन। देख रहे हैं, अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट मतलब लोन लेती है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है ना, वो पार्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो अगर हम लोग उसको यहाँ पर से हटा दें, इस वाले पूरे FD में से उसको हटा दें, तो हमारा जो हो जाता है वो प्राइमरी डेफिसिट में मतलब हम लोग लिख सकते हैं PD इज इक्वल टू FD माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका बेसिक डेफिनेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक और थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आप बताइए किसी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट काफ़ी हाई है और प्राइमरी डेफिसिट काफ़ी कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ।
अगर किसी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है और प्राइमरी डेफिसिट काफ़ी कम है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका मैक्सिमम पार्ट जो उसका बोरोइंग का जो वो बोरो कर रहा है, वो पार्ट चला जा रहा है प्रीवियस जो लोन हुआ है उसके इंटरेस्ट पेमेंट में, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो ऐसा जो स्टेट होता है जिस कंट्री का, ये बहुत ही ख़राब स्टेट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि गवर्नमेंट जो नया पैसा ले भी रही है वो पुराना पैसा चुकाने के लिए ले रही है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट जो है वो हाई है और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो भी हाई है, ठीक है, तो बताइए उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा कि उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है, जो पैसा आ रहा है वो डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो थोड़ा सा कंसेप्ट है इसको आप अच्छे से समझिए। अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर हमारा कोशिश था कि यहाँ पर से आपको थोड़ा सा जो है बजट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और इसके अलावा जो है आप बजट को और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, या हम लोग का जब इकॉनमी का सेक्शन स्टार्ट होगा वहाँ पर भी हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा डेफिनेशन है। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट्स। हमने देखा यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट को ये किया। फिजिकल डेफिसिट, इट इज़ द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड इट्स रिसीट्स, दिस इज इक्वल टू द मनी द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो। हमने कहा ना, बोरोइंग वाला पार्ट को सिर्फ हटा देते हैं, और इसका जो होता है ये देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, और ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इक्वल्स टू द फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। दिस इंडिकेट्स द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड इट्स रिसीट्स, नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स टेकन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये बताइए ये क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल GAAR इज रिलेटेड टू, बताइए किस रिलेटेड है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं GAAR क्या है। GAAR वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल 2010। देखिए यहाँ पर ये तो काफ़ी इसका डेफिनेशंस और ये दिया हुआ है, पर यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जनरली जब आप टैक्स नेट में आते हैं, जैसे हम लोग भी आते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी आते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि दो तरीका का चीज़ होता है। एक तो क्या होता है कि टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या हुआ ना, कि आप जो है वो टैक्स इलीगली नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या तो आप अपना एसेट्स को कम दिखा रहे हैं, या तो आप अपना इनकम कम दिखा रहे हैं, या फिर आप जो है फॉर्मल इकॉनमी में नहीं है, आप किसी तरह से अपना टैक्स इवेजन कर रहे हैं। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे आप पढ़े होंगे जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ है वहाँ पर हम अपना कंपनी रजिस्टर कर दें, जिस तरह से जो है हम अपना मतलब इस तरह से ऐसा इलीगल मेथड्स हम लोग अपनाएं जिसकी वजह से हम लोग टैक्स नहीं दें। दूसरा क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, देखिए एक होता है टैक्स प्लानिंग। ठीक है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि हम टैक्स, जैसे आप भी पढ़ते होंगे, जैसे आपको जब आप इनकम टैक्स अपना फाइल करने जाते होंगे तो आप वहाँ पर देखते होंगे बहुत सारा सेक्शंस है जहाँ पर आपको एग्जेम्पशन होता है टैक्स, मतलब यहाँ पर जो अगर आप इन्वेस्ट किए तो आप टैक्स नहीं देंगे। तो हम लोग भी अपना टैक्स जो है उसी तरह से प्लान करते हैं कि हम लोग अपना इनकम टैक्स को कम कर सकें, लेकिन वो जो होता है वो विद इन लीगल लिमिट होता है। ठीक है, तो उसी तरह को अगर हम लोग एकदम एक्सेसिव जो है टैक्स प्लानिंग करें तो उस तरीके को, और मतलब कुछ ऐसा भी मतलब लीगल लूप होल्स को हम लोग एग्जॉस्ट करें जिसकी वजह से हम लोग टैक्स नहीं दें, तो उसको बोलेंगे टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, ये टैक्स इवेजन से अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो GAAR है ये जनरल क्या है कि ये गवर्नमेंट एक रूल लाती है कि ऐसा जो एक सर्टेन रूल होगा कि इसके विद इन आप जो है टैक्स अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जब GAAR अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था इंडिया में, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि जैसे अगर कोई कंट्री GAAR इंप्लीमेंट करने लगती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं बाहर के, उनका भी सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब हो जाता है कि सोचते हैं क्योंकि रूल स्ट्रिक्ट हो गया है तो इन्वेस्टमेंट में कमी आने लगती है। इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको जो है इंप्लीमेंट नहीं की है। लेकिन GAAR के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें इसके बारे में कि ये क्या क्या इसमें थोड़ा बहुत रूल है। लेकिन अगर आपको इतना भी पता है कि ये जो है आपके डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। ठीक है, ये भी बहुत ही प्राइम बॉडी है इंडिया का। पहला है, बताइए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इज़ एन ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 FSS एक्ट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, हेडक्वार्टर्स इज़ इन दिल्ली। तीसरा स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ FSSAI। ठीक है, बताइए इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 1 और 2। इसका स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को देने का इस ये मकसद था। यहाँ पे देखिए क्या है, इसका मिनिस्ट्री जो पेरेंट मिनिस्ट्री वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में ऐसा जनरली होता है क्या कि आपको डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री के विद इन जो होता है बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर लाई करता है। और जनरली जो ऑप्शंस आपका इस तरह से प्लान, मतलब इस तरह से सेट किया जाता है कि वो आपको लगेगा कि नहीं ये डेफिनेटली ये जो है थोड़ा सा मिलता जुलता मिनिस्ट्री है, तो ये सही हो सकता है। जैसे यहाँ पर था आपका FSSAI। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फूड से रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, या फिर कुछ इस तरह से, तो लोग सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा, पर जनरली ये ऑप्शन सही नहीं होता है। इसी कारण जो है अगर आप इस तरह का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री पर बिल्कुल ध्यान दें। ठीक है, किसी भी स्कीम को भी अगर आप गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिपार्टमेंट जो भी है और उसका पेरेंट मिनिस्ट्री क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है FSSAI के बारे में जो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये क्या है, इसके थोड़े फंक्शंस जान लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये रेगुलेशन ले डाउन करती है स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर फूड सेफ्टी। इंडिया में अगर आपको जानते हैं कि कोई नया रेस्टोरेंट खोलना है या कोई भी फूड जॉइंट खोलना है तो उसके पहले आपको FSSAI का जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए सेफ्टी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट देती है फूड बिजनेसेस को, लेइंग डाउन प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस फॉर लेबोरेटरीज इन फूड बिजनेसेस एंड प्रोवाइड सजेशन टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोनमस स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब क्या हुआ कि ये किसी एक्ट के विद इन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये तीनों क्रॉप है, और ये क्रॉप जो है किस तरह का क्रॉप है, कौन से वैरायटी का है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला आपका क्या है, देखिए पहला आपका है पूसा सांबा 150। ये है ग्रेप हाइब्रिड कल्टिवेटेड इन NCR रीजन, ग्रेप। ठीक है, दूसरा है पूसा सोना, ये है राइस वैरायटी रेजिस्टेंट बैक्टीरियल लीफ स्कॉच। ठीक है, तीसरा है आपका पूसा अदिति, ये है अनियन वैरायटी। ठीक है, तो बताइए इसमें से तीनों में से कौन करेक्टली मैच्ड है। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से तीनों जो है वो गलत मैच किए हुए। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए ये रीसेंट क्रॉप है यहाँ पर, ये क्योंकि न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में शायद किसी और वजह से था, पर जो यहाँ पर जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है IARI जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और बहुत सारा क्रॉप्स जो है ये रिलीज़ करते रहती है, जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स होते हैं, जिसको मतलब कहीं कहीं जो क्रॉप्स वो बनाती है तो वो इंडिया में यूज़ में आने लगता है। तो इस तरह का क्रॉप्स भी आपको पता होना चाहिए कि नया क्रॉप जो है वो कौन इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे पूसा बासमती 1718 है, ये राइस वैरायटी है रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल लीफ स्कॉच। पूसा सांबा जो है 1850, ये हाई यील्डिंग नॉन बासमती मीडियम स्टैंडर्ड ग्रेन ब्लास्ट रेजिस्टेंट राइस वैरायटी है। ठीक है, यहाँ देखिए पूसा अदिति जो है ये है ग्रेप हाइब्रिड। ठीक है, रिलीज फॉर इट्स कमर्शियल कल्टीवेशन इन NCR रीजन। और ऑप्शन 4 जो है आपका वो है, मतलब जो चौथा है आपका वो है पूसा सोना, ये है अनियन वैरायटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको इससे, अगर आपको जनरली अगर कुछ करंट अफेयर में अगर आप देखते हैं कहीं क्रॉप, तो उसके बारे में आप ज़रूर देख लें कि एटलीस्ट ये किस चीज़ का है, या मतलब चावल का है, वीट का है, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। तो इतना अगर आपको पता होगा तो आप जो है सही मार्क करेंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं थोड़ा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। देखिए इट इज़ कॉमनली नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट is India's National Institute for Agriculture Research, Education and Extension. The name Pusa Institute is derived from the fact that the institute was originally located in Pusa, Bihar. ठीक है, पूसा बिहार में ये ओरिजिनली लोकेटेड थी, और एज इसको कहते थे उस समय इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन 1911। बताइए 1911 के समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसके अंडर जो है ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि इन रीलोकेट हो गया था दिल्ली में इन 1936, और इट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR से ये रजिस्टर मतलब कि अंडर ये काम करता है। मीन्स ICAR को भी आप थोड़ा सा पढ़ लें, ICAR क्या है, IARI क्या है, इस तरह के बॉडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो प्रीमियम बॉडीज़ हैं जो जनरली रिसर्च करते हैं या कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। तो इस तरह का जैसे ICMR के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह का जितना बॉडीज़ है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हो तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे।
ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, ये फाइनेंस और मनी मार्केट से रिलेटेड है। तो बताइए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग, पहला है आपका कमर्शियल पेपर, दूसरा है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा है डिबेंचर्स और चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, विच ऑफ द अबव आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है इसमें से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4। ठीक है, डिबेंचर्स जो है वो मनी मार्केट का नहीं है, वो जो है बताइए हम लोग अभी देखेंगे आगे वो किसका है पार्ट। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है आपका दो तरीका का होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो आपको काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंसेस है। मनी मार्केट क्या होता है, जनरली शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। शॉर्ट टर्म मार्केट मीन्स लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स जिसका वैलिडिटी 1 ईयर से कम रहता है जनरली, वो जो होता है वो इस मनी मार्केट में आते हैं उसके अंदर। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम फंड, जो मीडियम टर्म फंड्स होते हैं जो बड़े बड़े जैसे ग्रेटर देन 1 ईयर, जैसे आपका बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब जो है ये सब दे आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल आप काफ़ी सुनते होंगे, गवर्नमेंट इशू करती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन अ ईयर। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स इसलिए कहती है क्योंकि गवर्नमेंट इसको क्या करती है कि कम दाम पे जो है वो बेचती है और ज़्यादा दाम पे खरीद लेती है। जो डिफरेंस होता है वो जो होता है इसके बायर को फ़ायदा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखिए, कमर्शियल पेपर भी जो है इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये भी कंपनीज इशू करती है, इसके बारे में हमने एक बार पिछले भी लेक्चर में देखा था इसके बारे में, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद ये है कॉल मनी, ये भी जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय बैंक्स है फ्रॉम ईच अदर टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये भी आपका मनी मार्केट का है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जो है आज बजट का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, बजट को भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना भी पता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको काफ़ी डिटेल में नहीं जाना है तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाता है, क्योंकि मैक्सिमम आपसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट से ज़्यादा नहीं पूछेगा। एक और होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, उसको भी आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा जो है आपका ज़्यादा क्वेश्चन बजट से आ नहीं सकता है। यूपीएससी के लिए तो डेफिनेटली आ सकता है, पर रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम से नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी पढ़ें। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट भी आप लोग क्वेश्चन के ही मदद से पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट करने का इसमें ज़रूरत नहीं है। इससे एक क्वेश्चन बनता है, या तो वो ऐसा ही जैसा बॉन्ड डिबेंचर पे आ जाएगा, या तो फिर आपसे कुछ जो है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका तीसरा क्या हमने पढ़ा आज बताइए। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मतलब जो प्राइमरी बॉडीज़ होती हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि उनका पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ जो है आप हैबिट डालिए। अगर आप कहीं भी कोई स्कीम पढ़ते हैं या फिर आप कहीं भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आप इस तरह से देखिए कि ये जो है ये स्कीम किससे रिलेटेड है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है और ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो इससे आपका जो अगर आप लगातार प्रैक्टिस में रहेंगे, तो अगर आप लगातार इस तरह से देखते रहेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में। तब तक थैंक यू।